24 घंटे में मिले 427 नए संक्रमित, कोरोना से 7 मरीजों की मौत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में किया गया रेफर, कोरोना संक्रमित है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उधम सिंह नगर में 1500 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा सबको अपनी आवाज उठाने का हक। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी लोगों की आवाजाही, देहरादून के पर्यटन स्थल माल देवता में पुलिस ने चलाया अभियान, पर्यटकों की हो रही कोरोना जांच। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 427 नए संक्रमित पाए गए हैं और 7 मरीजों की मौत हो गई है। देहरादून नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा इसी के साथ 89,645 पहुंच चुका है। 5625 फिलहाल एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 11,306 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 172 और नैनीताल में 106 संक्रमित पाए गए। हरिद्वार में 34, उधम सिंह नगर में 25, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 4, अल्मोड़ा में 1, चमोली में 5, पौड़ी में 11, टिहरी में 24, उत्तरकाशी में 27, बागेश्वर में 4 और चंपावत में 7 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1483 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को 229 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 81,383 मरीज कोरोना का मात दे चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बीती रात फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते उन्हें दिल्ली लाया गया और इससे पहले देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद से उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। वहीं एक हफ्ते पहले तक डॉक्टर्स के दिशा निर्देश पर होम आइसोलेशन में थे, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताते चलें कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद वो खुद होम क्वारंटीन में चले गए थे। सीएम रावत ने के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल से दिल्ली के एम्स रेफर किया गया है। 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद होम आइसोलेशन में थे और तबीयत में सुधार न आने पर देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया था सीएम रावत को, और अभी फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते आज उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। सुरेंद्र ढाका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ये खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट है, कैसी हालत है अभी? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है उसमें भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें काफी दिन से कोरोना है और उन्होंने खुद अपने जन्मदिन पर आकर एक जानकारी दी थी कि वो कोविड पॉजिटिव है और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना ध्यान रखें और अपना टेस्ट करा लें। उनकी पत्नी पॉजिटिव हैं, उनकी जो एक बेटी है वो भी पॉजिटिव है, तो घर में सभी लोग पॉजिटिव हैं। उनको उसके बाद कल उन्हें जब फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत आई तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, लेकिन जब जांच की गई तो डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है और दिल्ली एम्स रेफर किया है, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है और वो डॉक्टरों की निगरानी में अब रहेंगे। अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र। उधम सिंह नगर में किसानों के दिल्ली कूच के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है।
1500 से अधिक किसानों पर बवाल, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वहीं किसानों पर दर्ज हुए केस की कांग्रेस ने निंदा की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी और सरकार को किसानों पर दर्ज केस वापस लेने होंगे। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जैसे दूसरी गंभीर बीमारी के पेशेंट भी हिंदुस्तान में पहुंच गए इंग्लैंड से, और इतना कह रहे थे इतना हम लोग चेक कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे, अब वो सब जगह जगह फैल गए। और उत्तराखंड में भी जो तेजी से बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा, ये बड़ी बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए। तो हरिद्वार में तो बड़ा सतर्क होकर इस कुंभ को येन केन प्रकरण इस तरह से करना नहीं चाहिए। और पैसा अलॉट कर रहे, ये कर रहे, होना खाना बाड़ी हो रही है धर्म के नाम पर भी, तो यहाँ हरिद्वार में लूटने के लिए हो रहा है। तो आप समर्थन कर रहे सर कि अगर छोटी अवधि रखी जाए कुंभ की, या कुंभ की छोटी अवधि रह जाए, सावधानी रखी जाए। पहले मानव जीवन है, उसके बाद हमारे त्योहार, मंदिर मस्जिद बाद में है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। बताते चले कि सिंचाई विभाग की भूमि पर सालों से कब्जा हुआ था, जिसे प्रशासन ने हटवा दिया। सिंचाई विभाग के नोटिस देने के बावजूद लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया है। सिंचाई विभाग की भूमि पर ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस भी बना था। उन्होंने एक मैसेज की मांग की थी, क्योंकि ये इरिगेशन की लैंड है और इस पर अवैध अतिक्रमण की बात उनके द्वारा दी गई थी। तो आज हम लोग मौके पे आए हैं और जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने 1 घंटे का समय मांगा है, जो कि हमने इनको दिया है। 1 घंटे में मौके से रिमूव करवा देंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास जैसे ऐसे कितने और अतिक्रमणों की लिस्ट भी है सिंचाई विभाग के द्वारा जिन पर कार्रवाई होगी? तो फिलहाल तो इरिगेशन में यही स्पॉट है और लिस्ट है जो उन्होंने सूची दी है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई सूची आई नहीं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। संजय, बड़ी कार्रवाई यहाँ प्रशासन के सामने आ रही है। अवैध अतिक्रमण जो सालों से यहाँ पर लगा हुआ था उसे प्रशासन ने ढहा दिया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? क्षेत्र का मामला है जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ था। हालांकि समाज संगठन, जो सामाजिक संगठन है, वो लगातार ही इसकी शिकायत कर रहे थे। उसके बाद आज जो उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान है वो मौके पर पहुंचे प्रशासनिक टीम के साथ और उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि एसडीएम का कहना है कि लगातार इस तरह के जो अतिक्रमण है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर इस जमीन पर एक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था और 1 साल के करीब ये हो गया था, ये हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि सिंचाई विभाग ने इनको नोटिस भी किया था, उसके बाद भी ये लोग यहाँ से नहीं हट रहे थे। आज ये मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक टीम के साथ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। वहीं चमोली जिले में दिसंबर महीने में सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसमें अनसुईया समेत 5 डोलियों का मिलन होता है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार ये मेला सादगी के साथ मनाया जा रहा है। चमोली जिला प्रशासन की ओर से मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा एक डोली के साथ केवल 12 लोग ही जा सकेंगे। इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। बताते चले कि ये 5 डोलियां क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आती हैं और ये 5 बहनें एक दिन के प्रवास पर अपने मायके माता अनसुईया के मंदिर में रहती हैं। माता अनसुईया की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि माता निसंतान दंपति को पुत्र सुख प्रदान करती हैं। नए साल के जश्न के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली औली पर्यटकों से गुलजार है। हालांकि औली में इस बार ज्यादा बर्फ नहीं है। जोशीमठ और औली के सभी होटल 4 जनवरी तक बुक हो चुके हैं। विश्वविख्यात हिमक्रीड़ा स्थल औली में शीतकाल के दौरान बीते कई सालों से पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोशीमठ, औली और टीवी टावर के साथ बैंड से परसारी तक कई होटल और रिसोर्ट के साथ टेंट कॉलोनियां भी बनाई गई हैं और बड़े दिन के बाद अब इस बार औली में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। अभी भी करीब 3000 पर्यटकों ने जोशीमठ, औली, गोरसों, कुवारी, बुग्याल की वादियों में डेरा जमाया हुआ है।
चमोली के जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर जाम के जाम से लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। पर्यटकों के वाहनों से मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति है। बताते चले कि औली में बदलते मौसम के मिजाज और बर्फबारी का दीदार करने के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसके चलते मुख्य बाजारों के साथ मार्गों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं पुलिस प्रशासन को भी जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। पुष्कर, पर्यटक भारी संख्या में इस वक्त चमोली जा रहे हैं जिसकी वजह से जाम भी लग रहा है। तस्वीरें हम देख सकते हैं कितना भीषण यहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रशासन इससे निपटने के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदित्य, मैं आपको बता दूं कि अब जो 31 का जो लास्ट दिसंबर है यानी 2020 का जिस तरह से जो समापन होगा उसके लिए जो ओली का जो समझो पर्यटक इसलिए करता है कि यहाँ पे जो भारी संख्या में जो है बर्फबारी भी पिछले दिन हुई थी और अभी भी यहाँ पे बर्फबारी हुई क्योंकि सुबह से यहाँ पे मौसम खराब है। जाम की आपने अगर बात करें तो उम्मीद से ज्यादा पर्यटक इस समय जो है ओली पहुंच रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है ही, लेकिन जिस तरह से आए दिन जो है चाहे चमोली बाजार हो, चाहे आपका कर्णत्याग हो, चाहे जोशीमठ हो, तमाम जो कंजेस्टेड बाजार है, जो मार्केट है, यहाँ पे जो है जाम तो लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही कि जाम खुलवाने में। लेकिन पर्यटक इतना इस समय जो है जनपद चमोली का रुख कर रहा है कि जब 31 तारीख को और क्रिसमस भी था पिछले दिनों, तो आप 31 तारीख को जिस तरह से लोग जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे वो मसूरी पहुंचो चाहे वो चमोली पहुंचो, तो इस समय जो है हजारों की संख्या में 3000 से ऊपर जो कल लोग यहाँ पे पहुंचे, फिर आज भी कुछ यात्री पहुंचे, तो जाम लगना स्वतः है क्योंकि मार्केट छोटा है, रोड सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई हैं, तो इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है ही। लेकिन अब जो है जो 31 जो मनाएंगे लोग, जो मनाने के लिए जो होली आ रहे थे, यहाँ पे जो है पर्यटक भी यहाँ पे काफी संख्या में पहुंच रहा है। तो जाम और 4 जनवरी तक की जो हम कह सकते हैं 4 जनवरी तक का जो यहाँ पे जो बुकिंग जो है, चाहे GM के जो होटल हो, चाहे वो तमाम तरह के होटल व्यवसाय हो, वो इस समय 4 जनवरी तक इस समय एडवांस बुकिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक पहुंच रहे हैं तो जाम लगना इस समय जो है छोटे छोटे मार्केटों में स्वतः ही जो है पुलिस प्रशासन जाम से निपट रहा है। आदित्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली में अचानक मौसम का मिजाज बदला और देर रात से ही जिले में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। इससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बड़ी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चले कि ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड और बेदिनी बुग्याल में रात से बर्फबारी जारी है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में चट्टानें खिसक सकती हैं, रास्ता जाम हो सकता है। वहीं पहाड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भले ही मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर का जो अलर्ट किया हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और कुमाऊं के क्षेत्रों में जो 2500 से ऊपर जो हमारे पर्वत हैं, उनको जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो है भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई हो, तो उसका जीता जाता नमूना जो है आज से जो है कल रात्रि से जिस समय मौसम लगातार जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं, चाहे आपके चमोली की बात करूं, चाहे आपका रुद्रप्रयाग की बात करूं, चाहे आपका तमाम सारे जो क्षेत्र ऐसे हैं कि जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से जो मौसम करवट बदल रहा है, एक बार जो है आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो कड़ाके की सर्दी जो है पड़ने वाली है। बशर्ते प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है या की है, प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान जो है एक बार जो है जिस तरह से देखा जाए कि पूरे उत्तराखंड में जो है आज शाम से ही जैसा मौसम आसमान में जो काले बादल छाए हुए हैं, तो इसको लेकर जो है
कड़ाके की सर्दी जो है आने वाले समय में पड़ने वाली है। पुष्कर सिंह नेगी, लाइव टुडे, चमोली। उत्तर भारत में इस बार तापमान और अधिक बढ़ने वाला है और आने वाले दिनों में कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इससे दिल्ली सहित मैदानी इलाकों में पारा गिरेगा। इस बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और मसूरी में देर रात मौसम का पहला हिमपात हुआ। इससे शहर में ठंड भी बढ़ गई है। शहर में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी हुई। लाल टिब्बा, माल रोड और शहर के अन्य क्षेत्रों में देर रात भारी बारिश हुई और फिर हल्की बर्फबारी हुई है। शहर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, लेकिन जो पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, यहां खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि पहाड़ी जिलों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी के कारण पहाड़ों में चट्टानें हिल सकती हैं और सड़क अवरुद्ध हो सकती है। पहाड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में मौसम खराब होने के आसार हैं। हरिद्वार चिटकुल। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ बर्फबारी देख करके? कभी सोचा था आपने बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी मसूरी में? नहीं, ये सोच के नहीं आए थे। पहली बार आके देखा। पहली बार आके यहाँ सोचा है कि हाँ, हमारा आना यहाँ बहुत सफल हो गया है कि हमें बर्फ देखने को मिली। पहली बार देखिए बर्फ? जी। आपके साथ पूरा परिवार है आपका? जी, पूरा परिवार है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अब टूरिस्ट आने वाले हैं यहाँ पे? इस टाइम टूरिस्ट के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि इस टाइम टूरिस्ट लोग आए और बर्फबारी का मजा लें आके। इस टाइम बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बर्फबारी देखने को मिली है? आपने सोचा था बर्फबारी देखने को मिलेगी? नहीं सर, आज हम जा रहे थे और रात को पड़ी थी और सोचा जाते जाते थोड़ा देख लें, एंजॉय कर लें। बहुत ही सुहाना मौसम हुआ पड़ा और आज हमने वापसी थी और ये देख के तो लग रहा है कि वापसी मुश्किल है। जब तक ये रहेगी तो हम तो इधर ही हैं। हमारे सहयोगी मसूरी से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। शुभम, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ बर्फबारी लगातार जारी है और सैलानी पर्यटक इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट देंगे? कैसा मौसम है अभी? बता दो अदिति आपको कि मसूरी का मौसम जो है पिछले 2-3 दिनों से काफी सुहाना था, लेकिन कल रात के बाद जो मौसम ने करवट बदली और जो लगातार बारिश और उसके बाद जो रात 9 बजे बाद से बर्फबारी, जो हल्की बर्फबारी पड़ना शुरू हुई लाल टिब्बा में, उसके कारण जो है पर्यटक जो है यहाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और मौसम में जो है बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट आई है। कभी मौसम में जो है धूप दिख रही है, कभी मौसम खराब चल रहा है। आने वाले कुछ 48 घंटों में अभी तक जो है मौसम विभाग का कहना भी है कि बर्फबारी की आशंका और बढ़ सकती है। जी शुभम, वही स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो दिक्कतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं स्थानीय लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम लगातार करवट ले रहा है और ऐसे में स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, बता दो आपको कि जिस तरीके से मौसम में जो है गिरावट आई है और जो बर्फबारी जो है जो चलती जा रही है यहाँ पर, उसके कारण जो है यहाँ के आम नागरिक हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना लेना पड़ रहा है। यहाँ पे जो यहाँ की जो मतलब जो सामान आते हैं यहाँ पे जो बाहर देहरादून से, उनकी भी जो है डिलीवरी के टाइम पे नहीं हो पा रही है और साथ ही में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी जो है ठंड का सामना करना पड़ा है। जो स्थानीय लोग हैं वो जो है अंगारे लगा के, अलाव लगा के जो है अपनी ठंड दूर कर रहे हैं। जी अदिति, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम। कोरोना से बिगड़े हालातों को पटरी पर लाने के लिए राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों के पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सतर्कता को लेकर पुलिस भी सख्त रुख अपना रही है। बताते चले कि राजधानी देहरादून में कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहां पर पर्यटकों का हुजूम छुट्टी के दिन उमड़ जाता है और इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। बात की जाए पर्यटन स्थल माल देवता की, तो पुलिस द्वारा लगातार यहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है और बाहर से आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। माल देवता चौकी इंचार्ज दीपक पवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। भी चल रहा है और टूरिस्ट प्लेस भी है माल देवता, और आप यहाँ पर इंचार्ज भी हैं, तो किस तरीके से आप लोग व्यवस्थाओं को बना रखा है? जैसा कि आपको जानकारी है, कोरोना महामारी चल रही है और इसी के चलते यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, कई पर्यटकों को आना जाना है,
कई लोग नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, ऊपर से निर्देश भी हैं शासन प्रशासन के। इसी कारण हम यहाँ पीएससी को लेकर साथ में चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को कोविड के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और यातायात का प्रबंधन भी कर रहे हैं। हरिद्वार में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी के समापन के मौके पर पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने भारत विकास प्रदर्शनी को महत्वपूर्ण बताया और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से किए जाने की बात की। धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य स्तरीय औद्योगिक मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। कोरोना के बाद इस तरह के मेले भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। कि साल लगभग जितने भी मेले हो रहे थे और जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे, चाहे सरकार के हों चाहे गैर सरकारी हों, वो लगभग ना के बराबर है। और जब ये लोग मेरे पास आए माननीय महंत जी के साथ में, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि इस साल बड़ी मेहनत से इन लोगों ने 3 दिन का मेला किया है और लगभग 30-35 स्टॉल यहाँ पे आए हैं, सरकारी गैर सरकारी भी। और मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग आए हैं यहाँ। हर दिन लगभग 400, 500 लोग आए हैं और काफ़ी लोगों की बिक्री भी हुई। तो मुझे लगता है कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए एक अच्छी पहल है और मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों की पहल बहुत अच्छी है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वदेशी का प्रचार करना है, लोकल के लिए वोकल की चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें समायोजित हैं। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे राहगीरों को रैन बसेरे में पहुंचाया और साथ ही सभी राहगीरों को कंबल भी बांटे। बताते चले कि दीपक बाली ने 4 दिन पहले रैन बसेरे में जाकर नगर निगम पर सवाल खड़े किए थे और तमाम खामियां बताई थी। उन्होंने वहां अव्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम पर निशाना भी साधा था और कहा था कि अगर 4 दिन के अंदर नगर निगम ने राहगीरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की तो वो खुद व्यवस्था करेंगे और ऐसे में एक बार फिर नगर निगम सवालों के घेरे में है। यहाँ ठहरवाई है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं गया लोगों के पास जो सड़क पर सो रहे थे। उनमें से काफी लोग, कुछ लोग यहाँ आए हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं और महिलाएं व्यवस्था कराई गई है। नहीं, व्यवस्था ये था कि मुझे उस दिन मैंने देखा था तो यहाँ पर तखत नहीं थे तो कुछ तखत मंगवाए हैं, कंबल नहीं थे तो कंबल मंगवाए हैं। वो व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर करी है। वो लेटी हुई थी, सामान उनके पास बहुत सारा है, लेकिन आपने देखा कि हाथ उठाकर वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी। निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने राहगीरों को रेन बसेरा में ले जाने की व्यवस्था की है, जहां साफ देखा जा सकता है कि राहगीरों को रेन बसेरे में ले जाया जा रहा है और उन्होंने अपनी गाड़ियां और ई रिक्शा खड़ी कर रखी हैं। वहीं नगर निगम पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। काशीपुर, आरिफ खान, लाइव टुडे। केदारनाथ आपदा के समय रेस्क्यू करते वक्त हंसकोटी गांव के शहीद नंदराम का 7 साल बाद स्मारक बन गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। बताते चलें कि साल 2013 के भीषण जल प्रलय के वक्त केदार घाटी में रेस्क्यू कर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की जान बचा रहे आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी और इसके दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट समेत 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें जवान नंदराम भी शामिल थे। तभी से शहीद नंदराम के परिजनों और क्षेत्रवासियों की मांग थी कि शहीद की यादगार और सम्मान के लिए उनके गांव में शहीद स्मारक बनाया जाए और अब 7 साल बाद ग्रामीणों की मांग पूरी हुई है। मेरे हस्बैंड नंदराम के नाम से मैं आज बहुत गर्व कर रही हूँ उनके नाम पे, जो हमारे ग्राम सभा हंसकोटी से सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शहीद स्वर्गीय नंदराम के स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह स्मारक हमारे पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी होगा और आने वाली पीढ़ी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। हमारे दोस्त शहीद नंदराम का जो स्मारक बना है
उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी। आज शहीद नंदराम का स्मारक का लोकार्पण हुआ, यह हमारे लिए बड़े ही सम्मान की बात है। ITV के हम समस्त ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरिद्वार में सिडकुल कंपनी में लूट का खुलासा किया है। CO सदर पूर्णिमा गर्ग ने खुलासा किया है और गार्ड को बंधक बनाकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार। 450 किलो कॉपर और 2.5 लाख की नकदी इनके पास से बरामद की है पुलिस ने। तो हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। सिडकुल कंपनी में लूट की घटना का खुलासा किया है। CO सदर पूर्णिमा गर्ग ने यह खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 450 किलो कॉपर और 2.5 लाख की नकदी बरामद की है पुलिस ने। सिडकुल कंपनी में लूट की वारदात हुई थी हाल ही में, जिसका खुलासा किया है CO सदर पूर्णिमा गर्ग ने। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।